मैं थोड़ी शरारत करूँगी, थोड़ी लड़ाई करूँगी, थोड़ी बातें भी करूँगी। ये थोड़ी बातें कर रही हो? उसने भौहें उठाकर कहा। मुझे बोलने दो, नहीं तो मैं अंदर चली जाऊँगी। उसने गुस्से में कहा। बोलो, थोड़ा ज़्यादा ही बोलूँगी, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। वह सिर्फ अपनी नज़रों से सही कह गया। वैसे मैं कोई नासमझ बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी कुछ बातें पता है, किससे क्या बातें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सब पता है। ओहो, तो तुम्हें सब पता है, उसने शरारत से कहा। यह सुनकर अभी ने होठ काट ली। ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ होती है, उसने खोई हुई आवाज़ में कहा। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा था, लेकिन फिर जब उसने देखा कि वह सच में अपने होठ काट रही थी, तब उसे उसकी बात का मतलब समझ में आया। वह हंसते हुए वॉशरूम की ओर भाग गई। उसके जाने के बाद आदि खुद से बड़बड़ाया। कोई बात नहीं आदि, यह भी अच्छा ही है। उसने अपना सर खुजलाया और उसकी ओर देखने लगा। फिर ऑफिस कॉल करने के लिए बालकनी में चला गया। नहाने के बाद जब वह वापस आई तो उसने अपने पति को ढूंढा। तभी उसकी आवाज़ बालकनी में सुनाई दी तो वो वहाँ चली गई। एक हाथ से कान पर लगाए और दूसरे हाथ को पॉकेट में डालकर जब वह पूरे रौब के साथ सबको निर्देश दे रहा था, तब उसकी शख्सियत में नाड़ी मन खो गया। हाय राम, इनके कितने तरह के चेहरे हैं। घर पर एक चेहरा, मेरे सामने दूसरा, बाहर एक और चेहरा, और अब यहाँ बात करते हुए एक अलग ही रूप। लेकिन हर रूप अच्छा ही लगता है, उसने उसे निहारते हुए सोचा और नीचे चली गई। फ़ोन कॉल खत्म कर वह जब लौटा तो उसने अभी को ढूंढा। तभी उसकी आवाज़ नीचे से आई। इतनी जल्दी नीचे चली गई? यह सोचते हुए वो वॉशरूम में चला गया। नीचे अभी खुशी से कूदती फांदती हंस रही थी। यह देखकर उसे अनु की याद आ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा बोले जिससे वो रो पड़े, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, अनु को अक्षय ने बुला लिया। भले ही अनु थोड़ी सख्त स्वभाव की थी, लेकिन वह अक्षय की अच्छी पत्नी और इस घर की अच्छी बहू थी। उसमें बस एक ही कमी थी, अभी के प्रति उनकी जलन। अगर वह यह भावना निकाल देती तो उससे बेहतरीन कोई नहीं होता। अभी सीधे किचन में चली गई और अपनी सास के पास पहुंची। मम्मी क्या कर रही हैं? शाम के लिए स्नैक्स बना रही हूँ बेटा, मैं कुछ मदद कर दूँ? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी बाहर से आई हो, बैठकर आराम करो, कल मदद कर लेना, उसने किचन की स्लैब साफ करते हुए कहा। अभी वहीं बैठकर सब देखने लगी। अभी बेटा तुम खुश तो हो ना? माँ, बहुत खुश हूँ, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। ज़िंदगी में मैंने कभी खुद को इतना खुश महसूस नहीं किया, उसने चेहरे पर खिली मुस्कान के साथ कहा। पहली बार वह दिल से मुस्कुराई थी। यह देखकर उसकी सास का दिल भी सुकून से भर गया। बातें करते हुए दोनों ने मिलकर कॉफ़ी और स्नैक्स के लिए भजिया तैयार कर लिया। माँ दीजिए, मैं जाकर दादी और सबको दे आती हूँ। नहीं बेटा, मैं उन्हें खुद दे दूँगी, तुम ये सब लेकर ऊपर जाओ और आदि को दे दो। कहते हुए उन्होंने फ्लास्क में कॉफ़ी और हॉट बॉक्स में भजिया रख दिया। ये सब इतने ध्यान से पैक करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही दे देती। नहीं बेटा, आदि को हमेशा गर्म खाना ही पसंद है, इसलिए सब कुछ गर्म ही रखा है। ऊपर जाकर जैसे ही वह आए तो उसे गर्मा गर्म देना, उन्हें गर्म खाना इतना पसंद है। यह सोचते हुए वो ऊपर चली गई। लेकिन आदि अभी भी वॉशरूम से बाहर नहीं आया था। ये इतने देर से नहा क्यों रहे हैं, उसने सोचा और टेबल पर लाकर सामान रख दिया। फिर उसने अपने लिए एक कप कॉफ़ी निकाली और अपनी दोस्त को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाया। बेचारी बहुत टेंशन में होगी, फ़ोन उठाते ही गुस्से में खूब डांटेगी। यह सोचते हुए उसने कॉल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ? उसने फिर से कॉल मिलाया, लेकिन नतीजा वही रहा। तभी उसे याद आया कि हॉस्टल का फ़ोन भी रिपेयर में था। उसने खुद को झुंझलाकर सर पर मारा और ठीक उसी वक्त आदि वॉशरूम से बाहर आया। उसके आते ही उसने उसे कॉफ़ी डालकर दे दी। दया खा लीजिए, अम्मा ने देने को कहा है, उसने प्यार से कहा। आदि ने कॉफ़ी का कप लिया, लेकिन उसकी नज़रें टेबल पर रखी ठंडी हो चुकी कॉफ़ी पर टिक गई। जब उसने उसकी नज़रों को पढ़ा तो हंसते हुए बोली, यह मैंने अपने लिए डाली थी, लेकिन पीना भूल गई। और जैसे ही वह उसे पीने लगी, अरे वो ठंडी हो गई होगी, नीचे जाओ और माँ से दूसरी गर्म कॉफ़ी ले आओ। उसने कहा, क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए मैं नीचे जाऊँ? फिर इस कॉफ़ी का क्या होगा?
मुझे ठंडी कॉफ़ी पीने की आदत है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे ही पी लूँगी। उसने कहकर आराम से पीना शुरू कर दिया। आदि उसे अजीब नज़रों से देखने लगा, यह सब उसके लिए नया था। वैसे जब मैं आया तब तुम अपने सर पर मार रही थी, क्या हुआ? कुछ नहीं दया, मैं अपने दोस्त को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। हॉस्टल में कॉल किया तो वहाँ का फ़ोन रिपेयर में था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो इसमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? हॉस्टल के किसी और को फ़ोन कर लो, मेरे पास किसी और का नंबर नहीं है। वो सब मैंने अपनी डायरी में लिखकर हॉस्टल में ही छोड़ दिया था, इसलिए सोच रही थी कि अब क्या करूं। इसी वजह से मैंने खुद को सर पर मारा। उसने मासूमियत से कहा, तुम्हारे पास किसी का भी नंबर नहीं है? कम से कम इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए तो कुछ रखना चाहिए था। कौन मुझे फ़ोन करेगा? और मैं किसी को कॉल नहीं करती, इसलिए किसी का नंबर फ़ोन में सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब भी ज़रूरत होती थी डायरी से देख लेती थी, लेकिन अब लग रहा है कि कम से कम एक नंबर तो सेव कर लेना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह ठीक है या नहीं। उसका ख्याल करके बहुत बेचैनी हो रही है। वो मेरे लिए सब कुछ है। अब तक शांत खड़ा आदि उसकी आखिरी बात सुनते ही असहज हो गया। अभी की चिंता को देखकर आदि उसके पास बैठ गया और बोला, इसमें घबराने की क्या ज़रूरत है? हो सकता है कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई हो, इसलिए स्विच ऑफ हो गया हो। जैसे ही चार्ज करेगी वह तुम्हें खुद ही कॉल कर लेगी। नहीं, असल में सही मायने में देखा जाए तो मुझे कॉल रात को ही हॉस्टल से आ जानी चाहिए थी। शादी के बाद भी मैं यहाँ रुकी हूँ, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा प्लान था कि शादी के तुरंत बाद रात तक हॉस्टल पहुँच जाऊँ। कम से कम इस डर से भी मैं वापस नहीं आऊँगी, वो मुझे कॉल ज़रूर करेगी, लेकिन उसने भी फ़ोन नहीं किया। जब मैंने कॉल किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। यही सोचकर थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। आदि ने पूछा, तुम्हारे हॉस्टल का नाम क्या है? अभी ने उसे अपने हॉस्टल का नाम, कॉलेज का नाम और ऊटी में उसकी लोकेशन भी बता दी। ठीक है, थोड़ी देर इंतज़ार करो, फिर से कॉल करके देखो, वह ज़रूर फ़ोन उठाएगी। अगर नहीं तो खुद ही तुम्हें कॉल करेगी। लेकिन यहाँ बैठकर सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास कोई काम है तो उसे कर लो, नहीं तो नीचे जाकर माँ के साथ बैठो और बातें करो। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं? मुझे ऑफिस का थोड़ा काम है, मैं वही देखूंगा। उसने लैपटॉप उठाकर काम करना शुरू कर दिया। अभी भी कॉफ़ी के कप समेट कर नीचे चली गई। उधर अनु अक्षय के कमरे में थी। अक्षय, आप भी मुझे अनु कहकर मत बुलाइए, मेरे लिए कोई नया नाम रख लीजिए। ऐसे अचानक क्यों बोल रही हो? अक्षय ने अनु को अपनी बाहों में लेकर पूछा। देखिए, आपके भाई ने अभी को कितना प्यारा नाम दिया है, वैसे ही आप भी मेरे लिए कोई नाम रख दीजिए। अक्षय ने उसे अपनी ओर मोड़कर उसकी आंखों में देखा और कहा, अनु, एक बात अच्छे से याद रखो, तुम्हारी और अभी भाभी की कभी नहीं बनेगी, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर में आकर उससे झगड़ा करो। जो भी वह करती है मैं उसके उलट करने वाला नहीं हूँ। इस तरह की हरकतें मत करो, ठीक है? इस घर के लिए अगर तुम अभी को अपनी बहन नहीं मान सकती तो कम से कम उसे मेरे भाई की पत्नी के रूप में देखो। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम दोनों साथ मिलकर रहो, लेकिन झगड़ा मत करो, बस इतना ही काफ़ी है। और एक बात, हर रिश्ते की अपनी अलग अलग पहचान होती है। हम जैसे हैं वैसे ही दूसरों को भी वैसे ही होना चाहिए। अगर हम उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे तो अपनी असली पहचान खो देंगे। इसलिए हमें वही करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। तो अगली बार अगर अभी कुछ करती है तो मेरे पास आकर यह मत कहना कि मैं भी वही करूं, इससे मुझे गुस्सा आएगा, समझी? इतना कहकर अक्षय ने उसके माथे पर प्यार से किस किया। अनु ने आंखें बंद कर उस प्यार को महसूस किया और तय किया कि वह अपने पति की बात मानने की कोशिश करेगी। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अभी से बराबरी से बात करना उसके लिए आसान नहीं होगा। रात का समय, रात में सभी खाना खाकर हॉल में बैठे थे। अभी बार बार अपनी दोस्त को फ़ोन कर रही थी, लेकिन हर बार स्विच ऑफ का मैसेज ही आ रहा था। आखिरकार एक समय के बाद वह खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखें आंसू से छलक आए। दूर से यह सब देख रही अदिति तुरंत दौड़कर उनके पास आई। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही है?
अदिति ने पूछा। उसके पूछते ही बाकी सभी ने भी अभी की ओर ध्यान दिया। फौरन हर कोई क्या हुआ पूछने लगा। अभी को यह बहुत अच्छा लगा। अब तक जब भी वह रोती थी उनकी दोस्त के अलावा किसी ने इस तरह की परवाह नहीं की थी। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच भी उनकी दोस्त उनके पास नहीं थी, यह सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि अगर वह रोएगी तो बाकी सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने अपने आंसू रोककर सिर्फ सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। यह देखकर आदि आगे आया और पूछा, क्या हुआ? अभी फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हम दोनों ने कभी भी 2 दिन बिना बात किए या बिना मिले नहीं बिताए। बहुत अजीब लग रहा है, डर लग रहा है। क्या मैं ऊटी जाकर उसे देखा हूँ? उसकी घबराई हुई आवाज़ ने पूरे घर को चिंता में डाल दिया। दादी जी ने भी यह सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है, तो आदि ने उसे सारी बात बता दी। घर के सभी लोग अभी को समझाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ तो यह भी सोचने लगे कि क्या उसे ऊटी भेज देना सही रहेगा। तभी एक कोने में जाकर आदि ने किसी को फ़ोन किया और कुछ देर बाद बात करने के बाद वह फ़ोन अभी के सामने बढ़ा दी। अभी ने हैरानी से उसे देखा। बोलो, आदि ने कहा। अभी ने धीरे से फ़ोन कान पर लगाया और दूसरी तरफ से उसकी दोस्त कयाल की आवाज़ सुनाई दी। बस इतना सुनते ही अब तक रोने से रोकी गई सारी भावनाएं बांध तोड़कर बहने लगी। कहाँ चली गई थी गधी? कितनी बार फ़ोन किया? फ़ोन स्विच ऑफ करके घूम रही थी क्या? मैं नहीं थी तो चैन से सो रही थी। कोई 2 दिन तक बिना खबर के रह सकता है क्या? तू कहाँ थी? तुझे किसी चीज़ की फिक्र भी है? अभी की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन उसके दिल को थोड़ी राहत मिली कि उसकी दोस्त सही सलामत थी। जरा भी परवाह नहीं है तुझे, सिर्फ मैं ही तुझे याद कर रही थी। पहले इस फ़ोन को उठाकर कचरे में फेंक दे, और वैसे भी तू भी कहीं जाकर मर जा। जरा भी जिम्मेदारी नहीं है तुझ में। कैसी लड़की है तू? वह गुस्से में बिना रुके जो भी मन में आए बोलती जा रही थी। कयाल के लिए यह सब सामान्य था, लेकिन आसपास खड़े लोगों के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। ये वही अभी है जो हमारे सामने बोलने से भी हिचकिचाती थी। सभी आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन अभी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी दोस्त से इस तरह बात करना उसके लिए नया नहीं था। बस वह चुपचाप खड़ी होकर कयाल की बातें सुन रही, जैसे वह सामान्य हो। अभी के बोलने से सभी लोग हैरान रह गए। अनु को भी यह बहुत अजीब लगा। उसके घर में अभी एक दिन भी मुंह खोलकर बात नहीं की थी। अगर अपनी माँ से भी ऐसी बात करती तो शायद उसकी माँ उसकी तरफ देखती तक नहीं। इतने दिनों तक चुप रहने के बाद अब यह कैसे बोल रही है, यह सब सोच रहे थे। बेचारों को क्या पता, गुस्सा वही आता है जहाँ अपनापन होता है। अभी तो जैसे उस घर को पहले ही अपना मान चुकी थी। अरे अभी तू भी नहीं आई तो इस गंजे ने मुझे खूब काम करवाया। गुस्से में वह फ़ोन टूट गया। सोचा तुझे फ़ोन कर लूँ तो सुधा से मांगा। उसने कहा, शादी के बाद ससुराल वालों के सामने अच्छा दिखने के लिए तुझे वहीं रखा होगा। मुझे भी उसकी बात सही लगी। तेरे घर वाले ऐसा कर भी सकते हैं, इसलिए मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, बस कोई परेशानी ना हो। वहाँ क्या हो रहा है? शादी तो हो गई। यह बोलते हुए अभी आदि की तरफ देख रही थी। हाँ भाई, तुम्हारी दीदी की शादी के लिए ही मैंने खुद को रोका था। अब तो शादी हो गई तो कब लौट रही हो? अरे वो पागल लड़की, शादी सिर्फ उनकी ही नहीं मेरी भी हुई है। इतना कहते ही जब उसने देखा कि सभी उसे घूर रहे हैं, वो झेप गई और झट से अपनी जीभ काट ली। ये क्या बक रही है? कुछ भी बोलने से पहले सोच तो ले। अनु ने उसे गुस्से से देखा, जबकि बाकी सब उसकी बातों से हैरान थे। क्या उसने यह सब तय कर दिया था? वो औरत ऐसा भी कर सकती थी? तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर गई। अभी तुम्हारे पिता ने भी ऐसा कहा था क्या? और तुमने बस हाँ में सर हिला दिया। तुम्हारी अक्ल कहाँ गई थी? कोई तो वजह रही होगी, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे मान लिया। और वो लड़का, वो कहाँ गया? बोलो, कौन है वो? मैं आकर तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ और उस गंजे को ख़त्म कर दूंगी। उसकी बातें इतनी तेज थी कि फ़ोन के इस ओर मौजूद सभी लोग सुन लिया। अदिति ने अपने भाई को देखकर हंस दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ।
वो यहाँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उसके स्वर में छिपी कोई बात कयाल को थोड़ी राहत सी दे गई। ठीक है, यह वार्डन का फ़ोन है, वहाँ से देख रही है। अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाद में सुधा के फ़ोन से तुझे कॉल करूँगी, ठीक है? अगर कुछ भी ज़रूरी हो तो तुरंत फ़ोन करना, और सबसे पहले अपना फ़ोन सही करवा, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अब तो खुश हो अभी, अपनी दोस्त से बात कर ली, अब दोबारा मत रोना। ठीक है, गंगा ने कहा। तभी अभी ने देखा कि यह फ़ोन आदि का था। आपको मेरे वार्डन का नंबर कहाँ से मिला? सुबह तुमने ही हॉस्टल का नाम बताया था, बस वहीं से पता कर लिया। लेकिन हमारे वार्डन अपना नंबर हमें भी नहीं देते, आपको कैसे मिल गया? और यहाँ से आपने कैसे ढूंढ निकाला? अरे भाभी, तुम मेरे भाई को क्या समझ रही हो? जानते हो मेरे भाई कितने बड़े आदमी हैं, उनके पास 13-14 कंपनियां हैं, ढेरों लोग उन्हें जानते हैं, उनके लिए यह ढूंढ निकालना कोई बड़ी बात नहीं। अक्षय ने गर्व से कहा। अभी के लिए यह सुनकर बहुत बड़ा झटका था। उसे बस इतना पता था कि आदि का परिवार अमीर है और वह खुद भी कोई बिजनेस करता है, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि वह 13-14 कंपनियों का मालिक होगा। जब वह पहली बार उस रेस्टोरेंट में गई थी तभी उसने उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन आदि ने उसका फ़ोन उसे देते हुए कहा, इसमें हमारे परिवार के सभी सदस्य के फ़ोन नंबर सेव किए हुए हैं, वार्डन का नंबर भी है। वह बिना कुछ बोले चुपचाप ठीक है कहकर फ़ोन ले ली। उसकी यही चुप्पी आदि को कुछ एहसास करा गई। बिना किसी से कुछ कहे वह कमरे में चली गई। सबसे पहले उसने फ़ोन में आदित्य का नाम डालकर उसके बारे में खोज शुरू की, और जो कुछ भी उसने देखा उससे उसकी आंखें आश्चर्य और हैरानी से बड़ी हो गई। यह वह चीज़ थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। आदित्य भारत के टॉप 10 अमीर उद्योगपतियों में से एक था। वह एक बिजनेसमैन था जिसकी परियोजनाएं और कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई थी। उसके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां, उसके द्वारा जीते गए पुरस्कार, उसके बारे में खोजने पर जानकारियां आती ही जा रही थी। लेकिन इन सकारात्मक खबरों के बीच नकारात्मक खबरें भी थी। जिस तरह अनु की सहेलियों ने शादी वाले दिन कुछ बातें कही थी, वैसे ही कुछ अफवाहें थी कि आदित्य का कई महिलाओं के साथ नाम जोड़ा गया था। हाल ही में उसकी एक महिला के साथ लगातार देखे जाने की खबरें आई थी। यह भी कहा जा रहा था कि वह उससे प्यार करता है और वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। इसके अलावा उस लड़की ने भी इस बारे में इशारों में कुछ कहा था, लेकिन आदित्य ने कभी भी इन अफवाहों को नकारा नहीं और ना ही स्वीकारा। इन सब बातों को पढ़ते ही उसके मन में उन लड़कियों की बातें फिर से गूंजने लगी जिन्होंने शादी के दिन इस बारे में कहा था, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा बिजनेस संभालने वाला, फिर उसे मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत है? उनके पीछे क्या कारण हो सकता है? कहीं उन लोगों की बात सही तो नहीं? क्या वह मुझसे शादी करके कुछ समय बाद मुझे तलाक दे देगा, जैसा कि इन खबरों में बताया जा रहा है? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसके सीने में एक अजीब सा डर समा गया, मानो किसी ने उसे कसकर जकड़ लिया हो। उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी और सुकून सिर्फ इन दिनों में महसूस किया था। शादी के बाद ये 2 दिन उनके जीवन के सबसे खास दिन थे। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य उसकी ज़िंदगी में पूरी तरह से घुल मिल गया हो, लेकिन अब वह कई तरह की उलझनों में फंसती जा रही थी। डर, चिंता और यह सवाल कि कहीं यह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकेगा भी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल जो उसके दिमाग में घूम रहा था, आखिर आदित्य ने मुझसे शादी क्यों की? यह सब सोचते सोचते उसकी घबराहट और भी बढ़ने लगी। अब सवाल यह था कि आदित्य इसका क्या जवाब देगा? क्या वह उसके दिल से सारे डर मिटा पाएगा? कमरे में आए आदित्य ने देखा कि अभी बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर लेटी हुई थी और शून्य में ताक रही थी। उसके इस व्यवहार से आदित्य के माथे पर शिकन आ गई। वह धीरे धीरे उसके पास गया, लेकिन अभी को यह तक पता नहीं चला कि वह आ चुका है। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आदित्य को लगा कि उसके चेहरे से कोई जानी पहचानी चमक गायब हो गई है। वह वापस जाकर बिस्तर पर बैठा और धीरे से पुकारा, नया। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला। उसने फिर से पुकारा, नया। इस बार उसने
उसके कंधे को हल्का सा झकझोर दिया। अचानक गहरी सोच से बाहर आकर अभी घबरा गई, जैसे कोई बच्चा मेले में खो गया हो। आदित्य को उसकी इस मासूमियत पर हंसी आ गई, लेकिन उसने कुछ जताया नहीं। क्या हुआ दया, तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं कब आया? किस सोच में डूबी हुई हो? अभी ने हल्के से सर हिलाया। कुछ नहीं, दोस्तों की याद आ रही है, उसने चिंता से पूछा। अभी ने सर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसकी नज़रें एक टकी लगाए आदित्य को देखती रही। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, कुछ दिनों में हम जाकर उनसे मिल सकते हैं, या फिर चाहो तो हम अपने घर पर ही तुम्हारे सभी दोस्तों को बुला सकते हैं। ठीक है, अभी ने फिर सर हिलाया, लेकिन अब भी उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा था। आदित्य ने उसे ध्यान से देखा और प्यार से कहा, ठीक है, लेकिन इस तरह जागती मत रहो, तुम्हें बेचैनी होगी। जाकर कपड़े बदलो और फिर आराम से सो जाओ। माँ ने तुम्हारे लिए दूध रखा है वहाँ टेबल पर, उसे पीकर किसी भी बात को दिल पर मत रखो, बस सुकून से सो जाओ। उसके शब्दों में छिपी चिंता, उसकी देखभाल, उसकी गहरी नज़रें, सब कुछ अभी के भीतर तक छू गया। वह एकटक आदित्य की आंखों में देखती रही, जैसे उनमें कुछ खोज रही हो। आदित्य की बातों और देखभाल में जो अपनापन था, क्या वह सच था या सिर्फ एक दिखावा? अभी की आंखें आदित्य की आंखों में सच्चाई तलाश रही थी, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि इन आंखों में हर भावना सच्ची थी। कुछ क्षणों के लिए जब उसने उसकी आंखों में देखा, उसके भीतर अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई बिजली दौड़ गई हो। आदित्य ने उसकी हरकतों को गौर से देखा और हैरानी से पूछा, तुम ठीक हो? ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रही हो? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? यह कहते हुए उसने उसके माथे को छूकर देखा। अभी तुरंत पीछे हट गई और बोली, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हॉस्टल की याद आ गई, बस इसलिए, और कुछ नहीं। बिना उसकी ओर देखे वह तेजी से वॉशरूम की ओर भागी। आदित्य उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, अभी तक तो ठीक थी, अचानक इसे क्या हो गया? थोड़ी देर बाद जब अभी हमेशा की तरह नाइट ड्रेस पहनकर आई, तो उसने आदित्य की ओर देखे बिना सोने की तैयारी कर ली। आदित्य ने धीरे से पुकारा, नया। अभी को डर लगा कि शायद वह कुछ पूछने वाला है, इसलिए वह तुरंत मुड़ी, लेकिन आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं सिर्फ यह कहने के लिए बुला रहा था कि दूध पी लो। अभी ने हल्की राहत की सांस ली और बिना कुछ कहे जाकर दूध पी लिया। फिर वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और आदित्य को पीठ दिखाकर सोने की कोशिश करने लगी। अब आदित्य को गुस्सा आने लगा, यह क्या हो रहा है? आखिर यह इस तरह अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? थोड़ी देर बाद वह भी कपड़े बदल कर आया और कमरे की लाइट बंद करके उसके पास लेट गया, लेकिन आज उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह बस अभी को देखता रहा, उसकी हर हरकत पर नज़र डालता रहा। कुछ समय बाद जब अभी सोचते सोचते गहरी नींद में चली गई, तो वह अपने आप आदित्य के सीने पर सर रखकर सो गई, जैसे हर दिन करती थी। आदित्य उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से उसके बालों में उंगलियां फेरना शुरू की, फिर खुद धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। सुबह जब अभी की आंखें खुली तो उसने देखा कि आदित्य का हाथ उसके सर पर था और उसका चेहरा आदित्य के सीने से सटा हुआ था। अचानक उसके दिल में एक अनकहा डर पैदा होने लगा। अगर यह प्यार, यह अपनापन, यह स्नेह सब मुझसे हमेशा के लिए छिन गया तो? अगर कोई अंधा व्यक्ति अंधेपन के साथ जीता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर उसे अचानक आंखें मिल जाए और फिर अगले ही दिन वह वापस अंधा हो जाए तो वह पीड़ा असहनीय होगी। अभी के लिए भी यही डर था। अब तक उसने बिना प्यार के जीना सीख लिया था, लेकिन अब अगर उसका दिल प्यार के इस सुख को महसूस कर ले और फिर अचानक उससे यह छिन जाए तो क्या वह उस पीड़ा को सह पाएगी? इसी सोच ने उसके दिल को और भी बेचैन कर दिया। जो उसे इस बेचैनी से मुक्त कर सकता था, आदित्य, वह तो बड़ी शांति से उसकी बाहों में सो रहा था। अभी कुछ देर तक बस आदित्य के चेहरे को देखती रही।
फिर धीरे से उठकर नहाने चली गई। हमेशा की तरह वह तैयार होकर नीचे चली आई, लेकिन आज उसके चेहरे पर वही पुरानी चंचलता नहीं थी। गंगा ने यह बदलाव तुरंत भांप लिया और पूछा, क्या हुआ बहू, तुम कुछ उदास लग रही हो? अभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, और बात टाल दी। सभी के सामने वह जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसने एक बार भी आदित्य की ओर नहीं देखा। उसका आधा जीवन इसी नकली मुस्कान के सहारे बीता था। इस घर में आने के बाद ही पहली बार उसने सच में मुस्कुराना सीखा था, लेकिन अब वह मुस्कान भी एक सवाल बन गई थी। वह पूरा दिन इसी तरह बीत गया। अभी किसी से ज़्यादा घुल मिलकर बात नहीं कर रही थी, बस हल्की हल्की मुस्कान देकर रह जाती थी। भले ही बाकी लोगों ने इसे सामान्य समझ लिया, लेकिन जिसे समझना था उसकी नज़रों से अभी का यह बदलाव छिपा नहीं था। शाम को सारे काम निपटाने के बाद अभी अपने कमरे में आकर अपनी सहेली को फ़ोन लगाया। कयाल ने पहले ही अभी के लिए अपना फ़ोन ठीक करवा लिया था। हेलो, क्या कर रही है, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? फ़ोन ठीक करवा लिया? हाँ यार, तुझसे बात करनी थी ना, इसलिए जल्दी ठीक करवा लिया। कल सही से बात नहीं कर पाई। तेरी शादी के बारे में सुनने के बाद से मेरा दिमाग घूम रहा है। तू चाहे जितना भी कह ले कि तू ठीक है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा कुछ खटक रहा है। आखिर यह शादी कैसे हुई? तूने हाँ क्यों कह दी? वहाँ सब तुझे कैसे ट्रीट कर रहे हैं? तेरा पति कौन है? उसका नाम क्या है? वो कैसे है? कयाल ने लगातार सवालों की झड़ी लगा दी। अभी ने लंबी सांस ली और फिर अपनी शादी की पूरी बात संक्षेप में बता दी। अरे क्या तू पागल है? उस आंटी ने कुछ कहा और तूने मान लिया? तुझे पता भी है तूने जिससे शादी की है वो कौन है? उन लोगों को तेरी कमजोरी पता थी, इसलिए उन्होंने तुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया और तूने हामी भर दी। ठीक है, अब अपने पति के बारे में बता। मैं अपने सोर्स से उनके बारे में पता करवाती हूँ। उनका नाम आदित्य है। वो आदि ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है। क्या तू आदित्य की बात कर रही है? तूने उससे शादी कर ली? यह कैसे हुआ? तुझे पता भी है कि वह कितने बड़े आदमी हैं? जैसे ही कयाल ने यह कहा, अभी के मन में एक बार फिर से डर बैठने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी के समय मुझे यह सब नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि वह इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन अब तक तो वह मुझसे बहुत अच्छे से ही पेश आए हैं, अभी ने कहा। और फिर उसने आदित्य के साथ बिताए हुए पलों, उनसे हुई बातें, मजाक, घूमना फिरना, सब कुछ कयाल को बता दिया। अब कयाल को आदित्य के बारे में अच्छा एहसास हुआ। उसे भरोसा हो गया कि उसकी दोस्त की ज़िंदगी अब बेहतर होगी। वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं तो हमेशा डरती थी कि तेरी शादी किससे होगी, तेरा भविष्य कैसा होगा, लेकिन अब लग रहा है कि तेरे घर वालों ने तेरे लिए सही किया। उन्होंने तुझे इतने बड़े इंसान से शादी करवा दी, लेकिन तू अलग ही है। जब तक तुझे नहीं पता था कि वो कौन है, तब तक सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही तुझे उनकी असली पहचान पता चली, तेरा मन डर से भर गया। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुशी शायद मेरे नसीब में नहीं। भले ही पहले मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन इन दिनों मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ। अब जब मुझे उनकी असली पहचान पता चली है, तो मेरे दिल में डर बैठ गया है। अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं जो मुझे सोने नहीं दे रहे। मैं किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रही और उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता मुझसे छिन न जाए। तभी आदित्य अंदर आया और बोला, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? अभी ने घबराकर फ़ोन रख दिया और जल्दी से बोली, कुछ नहीं। आदित्य ने संदेह भरे नज़रों से देखा, फिर उसने अभी को पकड़कर सोफे पर बिठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम ठीक नहीं लग रही। तुम्हारे चेहरे पर असली खुशी नहीं है, बस ज़बरदस्ती हंस रही है और बात कर रही है। और जब मैं सुन रहा हूँ कि तुम अपनी दोस्त से कह रही थी कि तुझे डर लग रहा है, आखिर क्या बात है? यहाँ किसी ने तुमसे कुछ कहा? प्लीज़ अपने दिल में कुछ मत रखो।
जो कहना है मुझसे कह दो, मेरी आंखों में देखकर सच सच बताओ। कहते हुए उसने अभी की ठुड्डी पकड़कर उसे अपनी आंखों की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। अभी की ठुड्डी आदित्य की पकड़ में थी। हल्का सा दर्द तो हो रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र आदित्य की आंखों से मिली तो अचानक उसके अंदर का डर, बेचैनी और घबराहट सब गायब हो गए। उसके भीतर एक अलग सा आत्मविश्वास आ गया। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, उसने झिझकते हुए कहा। आदित्य ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखने का इशारा किया, जैसे कह रहा हो, पूछो। आपने मुझसे शादी क्यों की? अभी ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जैसे उसे सिर्फ सच ही सुनना था। आदित्य ने भी उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम बताओ, तुम मुझसे शादी क्यों की? अभी को गुस्सा आ गया। मैंने पहले पूछा था तो पहले आप जवाब दीजिए। आदित्य उसकी झुंझलाहट पर हल्का सा हंस पड़ा और बोला, अगर तुम्हारे सवाल का जवाब देना है तो पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तुमने मुझसे शादी क्यों की? अभी थोड़ी देर सोचती रही, फिर धीरे धीरे बोलने लगी। मुझे बचपन से शादी को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग हमेशा कहते थे, देखते हैं तेरी शादी कैसे होगी, कौन तुझे अपनाएगा। कभी कभी मेरे मन में आता था कि अगर ऐसा हुआ तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर कोई ना कोई परेशानी आ जाती और मैं उस ख्याल को भूल जाती। ऐसे ही अचानक घर से बुलावा आया कि दीदी की शादी है, मुझे वहाँ जाना होगा। मुझे तो यह सुनकर भी हैरानी हुई कि उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन ज़बरदस्ती बुलाया गया तो मैं चली गई और फिर वहाँ जाकर मेरे ऊपर एक और बम गिरा दिया गया। शादी मेरी होने वाली है, मैं ये सब स्वीकार नहीं कर पाई और फिर हमेशा की तरह मुझे यही सुनाया गया कि मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से दादी की मौत हुई, मेरा भाग्य खराब है। बचपन से ही मेरे अंदर यह कमजोरी रही। मुझे कभी सच में यह नहीं पता चला कि दादी मेरी वजह से मरी या नहीं, लेकिन जब भी कोई ये बात कहता, मेरे अंदर एक अजीब सी अपराध बोध की भावना पैदा हो जाती। और फिर जब यह कहा गया कि अगर मैंने शादी नहीं की तो दीदी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो मुझे लगा कि अगर मेरी वजह से सच में दीदी की शादी टूट गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, और इसी अपराध बोध में मैंने यह शादी कर ली। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर मैंने शादी से इनकार कर दिया तो मुझे चैन से जीने नहीं दिया जाएगा, और अगर मेरे लिए कोई और रिश्ता देखा जाता तो शायद मैं डर जाती। लेकिन जब दीदी के लिए रिश्ता तय हुआ और उसी घर में मेरे लिए भी रिश्ता आया तो मुझे लगा कि यह गलत नहीं होगा। इसी भरोसे पर मैंने हाँ कह दी, और इससे भी बढ़कर मेरे दिल के अंदर कहीं ना कहीं कोई बात थी जो कह रही थी कि मुझे यह कदम उठाना चाहिए। अभी ने धीमे स्वर में कहा। आदित्य उसे चुपचाप सुनता रहा, फिर उसने गहरी नज़रों से अभी को देखा। अब बताइए, आपने मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ इसलिए क्योंकि घर वालों ने कहा? अभी ने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। क्या आपने अपने परिवार के लिए मुझसे शादी की? अभी की आंखें आदित्य पर टिकी थी। नहीं, आदित्य ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तो फिर क्यों मुझसे शादी की, वो भी जब आप इतने बड़े अमीर आदमी हैं? मुझसे ज़्यादा खूबसूरत, समझदार और बेहतर लड़कियां आपको मिल सकती थी, फिर आपने मुझे क्यों चुना? अभी बार बार यही सवाल दोहरा रही थी। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जिस तरह तुम सोच रही हो, अमीर लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। उनके पास भी अधूरेपन का एहसास है, दर्द है, परेशानियां और दुख होते हैं। मेरे पास भी है। यह सुनते ही अभी के दिल में हल्का सा बोझ महसूस हुआ। आपको क्या कमी महसूस होती है? ऐसा क्या अधूरा है आपकी ज़िंदगी में? उसने धीरे से पूछा। ये सब मैं तुम्हें किसी दिन बताऊंगा, तुम्हें छोड़कर और किससे कहूँगा? आदित्य ने गहरी नज़रों से अभी को देखा और आगे कहा, अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने किसी मजबूरी में तुमसे शादी नहीं की। मुझे भी शादी को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। माँ ने मुझसे शादी के लिए कहा तो सोचा कि उनके लिए कर लूँ। फिर तुम्हारे घर से तुम्हारी तस्वीर आई और पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा
तो कुछ तो था जो मुझे तुम में पसंद आ गया। मुझे खुद इस बात पर अचरज हुआ। फिर तुम्हारी पूरी जानकारी की फाइल भी आई, लेकिन मैंने उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझा। अभी हैरानी से उसे देख रही थी। क्यों? अगर मैंने वो फाइल पढ़ ली होती तो यह लग सकता था कि मैंने उसमें लिखी वजहों की वजह से तुमसे शादी की, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। इसलिए मैंने पहले सोचा कि मैं तुम्हें देखूं, समझूं और फिर तुम्हारे बारे में जानूं। इसलिए मैं तुम्हें देखने ऊटी आया था। यह सुनते ही अभी चौंक गई। क्या आप मुझे देखने ऊटी आए थे? हाँ, उस दिन जब तुम कॉलेज गई थी और फिर जब हॉस्टल वापस लौटी, पूरा दिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहा। कहाँ जाती हो, क्या करती हो, कैसे रहती हो, यह सब देखने के लिए। तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें मुझे पसंद आने लगी। तुम्हारा हर अंदाज, हर हाव भाव मुझे अच्छा लगने लगा। जैसे ही तुम्हें देखा मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी। किसी ने सही कहा था कि तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान खुश रहेगा। अब तक मैंने किसी से इतनी नज़दीकी महसूस नहीं की थी, लेकिन तुम्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। इसके बाद जब मैं चेन्नई लौटा तो तुम्हारे बारे में और जानकारी इकट्ठा की। तब मुझे तुम्हारे लिए दया नहीं आई, बल्कि तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वालों पर गुस्सा आया। और इसी गुस्से के साथ तुम्हारे लिए मेरा लगाव और भी बढ़ गया। तो मैं तुम्हें घर वालों के दबाव में आकर नहीं, बल्कि खुद की मर्जी से अपनाना चाहता था। मैंने तुम्हें पसंद किया और इसलिए शादी की। यह सुनते ही अभी के मन में हलचल मच गई। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि कोई सच में उसे चाहता है, उसे अपनाना चाहता है। यह सोचते ही उसका मन जैसे बादलों में उड़ने लगा। लेकिन आपने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने धीमे स्वर में पूछा। क्या बताना चाहिए था कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं था कि मैं तुम्हें भी पसंद आऊँ। और यह भी ज़रूरी नहीं कि हमारी शादी एकदम सही तरीके से अभी से शुरू हो। मेरे लिए यह ज़रूरी है कि तुम्हें जो पसंद आए वही हमेशा रिश्ते में हो। हमारी ज़िंदगी का सफ़र स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े। आज भी मैं वही करूँगा। अगर मुझे तुम पसंद हो तो इसका मतलब नहीं कि तुम्हें भी मैं पसंद आऊँ। मैं इंतज़ार करूँगा जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं बनती। हमारी ज़िंदगी किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनेपन के साथ आगे बढ़नी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ बिताए हर पल को मैं अपनी आखिरी सांस तक याद रखूँ। इसलिए तुम पर कोई दबाव नहीं डालूँगा। तुम जैसी हो वैसी ही रहो। मुझसे वैसे ही बात करो जैसे अब तक करती आई हो। मुझे तुम्हारी बातें ही पसंद है, तुम्हारी चंचलता, तुम्हारी ऊर्जा। यह सब किसी के लिए मत बदलो। और एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। अगर कोई बात हो तो सीधे मुझसे कहना। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर मैं कभी नाराज़ हो जाऊँ तो मुझसे झगड़ा कर लेना, लेकिन छोड़कर मत जाना। अगर तुम छोड़कर जाने की सोचे भी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें कहीं से भी वापस ले आऊँगा, लेकिन तब तुम एक अलग आदित्य को देखोगी, यह याद रखना। उसने गंभीरता से कहा। अभी उसकी आवाज़ में छिपे गहरे प्यार को महसूस कर सकती थी। उसे समझ आ गया था कि आदित्य का प्यार कितना सच्चा है। कितनों को ऐसा पति नसीब होता है, उसने सोचा और बिना कुछ कहे आदित्य को कसकर गले लगा लिया। आदित्य पहले तो चौंक गया, फिर धीरे धीरे उसे अपने आलिंगन में भर लिया। अभी ने अपना सर उसके सीने से टिका लिया और उसकी शर्ट के बटन पकड़कर हल्के से मरोड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। ध्यान से, बटन हाथ में आ जाएगा। आदित्य ने मजाक किया। मजाक मत उड़ाइए, उसने हल्के से उसके सीने पर मारा। इतनी देर तक सिर्फ बातें कर रही थी, अब मारना भी शुरू कर दिया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरी मार सहन नहीं कर सकते? ये तुम्हें दर्द देता है? हाँ, दर्द होता है, झूठ मत बोलो। नया वो क्या कहते हैं, हाँ, मुकद्दर उसे सिर के ऊपर उठाकर तुम 50 बार घुमा सकते हो, तब दर्द नहीं होता। और अब मैंने जरा सा मारा तो दर्द हो रहा है। अभी ने गुस्से में कहा। ओह, तुम्हें कैसे पता मैं 50 बार घुमाता हूँ? आदित्य ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा।
किसी ने नहीं बताया, मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगा लिया, अभी ने नज़रें चुराते हुए कहा। फिर जल्दी से बात बदलते हुए, अच्छा छोड़ो, नीचे चले। ओह अच्छा, लेकिन फिर हर सुबह जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो कौन दरवाजे के पास खड़ा होकर 20 मिनट तक मुझे घूरता है? वो कौन है? आदित्य ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए पूछा। अचानक इस सवाल से अभी फंस गई और गुस्से से आदित्य को घूरते हुए बोली, ये कौन है दया? इसे मैं ढूंढकर बताऊंगी। और वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे भाग गई। आदित्य मुस्कुराया, फिर सर खुजलाते हुए उसके पीछे नीचे चला गया। अनु और अक्षय अपनी प्रेम वासना में डूबे हुए थे। वहीं आदि और अभी एक दूसरे को छूने और ना छूने, देखने और ना देखने के बीच अपनी जिंदगी जी रहे थे। दिन में अलग अलग विषयों पर बातें करते और रात में एक दूसरे की बाहों में भरकर सो जाते। इसी तरह उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। देखते ही देखते चारों की शादी को 4 हफ्ते पूरे होने को थे। अनु अब पहले की तरह अभी से झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उसे गले भी नहीं लगाती थी। पहले वो एक ही जगह पर होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहते थे। जब कोई बोलता तो दूसरा चुपचाप सुनती, मगर अब अगर अभी कुछ कहती तो अनु जवाब देती, और अगर अनु कुछ कहती तो अभी भी उसका उत्तर देती। दोनों धीरे धीरे पास आ रहे थे, लेकिन बिना कहे, बिना जताए। परिवार में सभी को अभी बहुत पसंद थी। इसका कारण यह था कि पहले आदि सुबह निकल जाता और कभी कभी रात में ही घर लौटता था, लेकिन शादी के बाद वह हर शाम घर लौटने लगा। परिवार के साथ बैठकर खाना खाता, बातचीत करता। आदि का यह बदला स्वरूप सबको भाने लगा, और इसकी वजह थी अभी, जिसे घर वालों ने सिर पर बिठा रखा था। वहीं अभी भी धीरे धीरे इस घर में पूरी तरह से ढल चुकी थी। उस दिन हमेशा की तरह सभी सुबह बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अनु की तेज आवाज़ के साथ परमेश्वरी अंदर आई। बेटी की शादी के बाद यह दूसरी बार थी जब वह इस घर आई थी। कहीं कोई ना कह दे कि यहीं रुक जाओ, बार बार आने की ज़रूरत क्या है, यही डर उसके मन में था। पर अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो वह यही बस जाएगी। यह बात वहाँ मौजूद सभी को अच्छी तरह से पता थी। परमेश्वरी के घर आते ही हर शाम दादी जानबूझकर कह देती, क्या परमू अभी तक गए नहीं? अंधेरा हो गया। तेरे पति घर पर क्या कर रहे होंगे? जल्दी जाओ और घर का काम संभालो। इस तरह वह इशारों इशारों में परमेश्वरी को घर से निकलने पर मजबूर कर देती। लेकिन आज जब परमेश्वरी घर आई तो उसने अनु को गले लगाकर ढेर सारा प्यार लुटा दिया। अनु, तुम्हारे बिना घर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पापा सुबह निकल जाते हैं और रात को ही लौटते हैं। तुम्हारा भाई जाने कहाँ चला गया, 1 महीना हो गया, उसने अब तक फ़ोन तक नहीं किया। इस घर में अकेले रहना बहुत अजीब लग रहा है। जहाँ देखो बस तुम्हारी यादें आती हैं, इसलिए मैं तुम्हें बार बार देखने चली आती हूँ। आखिर तुम मेरी प्यारी बेटी हो, है ना? कहते हुए उसने अभी की तरफ देखा, लेकिन अभी ऐसे बैठी रही जैसे उसे इस बातचीत से कोई लेना देना ना हो। परमेश्वरी किसी भी तरह अभी के चेहरे पर नाखुशी देखना चाहती थी। जब वह पहली बार इस घर आई थी तो आदि ने सबके सामने उसे जवाब देकर अपमानित कर दिया था, इसलिए अब वह इसका बदला लेना चाहती थी। लेकिन यहाँ उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। पहले ही दिन जब उसने अभी को नीचा दिखाने की कोशिश की, आदि एक नज़र में उसे चुप करा दिया। फिर उसने सोचा कि जब आदि घर पर नहीं होगा तब कुछ कहेगी, लेकिन घर के बाकी लोग अभी का पूरा समर्थन कर रहे थे। इस वजह से परमेश्वरी का गुस्सा और भी बढ़ गया था। उसने अपनी बेटी को भी कई बार उकसाने की कोशिश की, लेकिन अनु भी अपनी माँ की बातों में ज़्यादा नहीं आई। अगर कभी वह बहकने लगती तो अक्षय प्यार से उसे समझाकर शांत कर देता। जब सभी आराम से बातें कर रहे थे तभी अभी के फ़ोन पर कॉल आया। फ़ोन उठाते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ बेटा? वो कितनी बार समझाऊँ बेटा? हमारे साथ बात करने में, कुछ पूछने में कोई झिझक या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन तू हर बार संकोच करती रहती है। साफ साफ बता, क्या बात है? दादी ने कहा। अभी ने आदि की ओर देखा। कुछ ऐसा है जो सिर्फ आदि को बताना चाहती हो? अगर हाँ तो उसे साथ ले जाकर बात कर सकती हो। नहीं दादी, मैं वैसे भी आप सबको बताने वाली हूँ।
तो अभी कह देती हूँ। उसने आदि की तरफ देखा जो सर हिलाकर सहमति जता रहा था। दादी, ऊटी कॉलेज से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आकर टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लूँ। यहाँ एक कॉलेज में एडमिशन खुले हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। दादी, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? उसने झिझकते हुए कहा। अरे बेटा, क्या तुझे एक जगह शांत बैठना नहीं आता? तुझे तो हमने एक अच्छे घर में ब्याह दिया है ना? चुपचाप अपनी सास के साथ खाना बनाना सीख और अपने पति के साथ रह, बच्चे पैदा कर। तुझे पढ़ाई की क्या ज़रूरत? पढ़कर कौन सा तू कोई घर संभालने वाली है? परमेश्वरी ने ताने से भरी आवाज़ में कहा। अपनी बहन को देखो, कितनी अच्छी तरह से घर चला रही है। देख लेना, इस लड़की को मौका मिला नहीं कि कुछ न कुछ नया करने लग जाएगी। आप लोग गलत मत समझिए, पर इसने पढ़ाई की बात ही क्यों की? क्या ऐसा क्या कर लेगी पढ़कर? इसे पढ़ाने से तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, उसने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा। अभी चुपचाप खड़ी रही बिना कोई आवाज़ दिए। ओह अच्छा, इसलिए ना नया तुम ऐसा कर रही है। तुम्हें पढ़ाने की वजह से ही तेरी माँ का क्या हाल हुआ था, पता है ना? आदि ने व्यंग करते हुए कहा। आदि की यह बात सुनकर अक्षय और अदिति हंसने से खुद को रोक नहीं सके। क्या बात है बेटा, इस तरह मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, बस यूं ही। वैसे आप ही ने अभी को पढ़ाया था, है ना? परमेश्वरी थोड़ी घबरा गई। उन्हें पूरा यकीन था कि अभी सच नहीं बताएगी। अरे दामाद जी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जो भी हो, वो हमारी बेटी है ना। हमने नहीं पढ़ाया तो और कौन पढ़ाएगा? उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा। फिर भी हमें अपना कर्तव्य सही से निभाना चाहिए, है ना? सच कहूँ तो हमने अभी की पढ़ाई पर ज़्यादा खर्च किया बजाय अनु के। परमेश्वरी ने एक अच्छी माँ बनने का दिखावा करते हुए कहा। लेकिन वह अपनी बेटी की कुंडली दोष की बात किए बिना रह नहीं सकी। अभी ने परमेश्वरी को एक तुच्छ कीड़े की तरह देखा, लेकिन उसने उसकी नज़र को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अभी तुम पढ़ाई नहीं करोगी, समझी? आदि ने उसे आंखों से घूरते हुए धमकाया। अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही आदि ने कहा, मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर उनमें से किसी एक का सही जवाब दे दिया तो अभी पढ़ाई छोड़ देगी। यह सुनते ही अभी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। परमेश्वरी बिना हिचकिचाहट के शान से सोफे पर बैठी थी। उन्हें यह चिंता नहीं थी कि आदि क्या पूछने वाला है, लेकिन आदि के पहले ही सवाल से वह पूरी तरह से चौंक गई। बताइए, आपकी बेटी अभिनय श्री इस समय कौन सा कोर्स कर रही है? यह सुनते ही सबने आश्चर्य से आदि की ओर देखा। वे उम्मीद कर रहे थे कि आदि कोई बड़ा सवाल पूछेगा, लेकिन यह छोटा सा सवाल भी परमेश्वरी को नहीं पता होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। अभी वहाँ खड़ी होकर पूरी स्थिति को भावहीन नज़रों से देख रही थी। परमेश्वरी कुछ देर तक सोचा और फिर अटकते हुए बोली, वो बीएससी, क्योंकि वहाँ मौजूद किसी और को भी नहीं सही जानकारी थी, इसलिए सभी चुप रहे। ठीक है, अब बताइए, आपकी बेटी ने 10th और 12th में कितने अंक हासिल किए हैं? यह सुनकर परमेश्वरी हड़बड़ा गई और घबराकर अनु के नंबर बताने लगी। 350। 10वीं में, उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, मानो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो झूठ बोल रही है। ओह अच्छा, ठीक है। अब एक और सवाल, आखिरी बार आप कब ऊटी गई थी अपनी बेटी से मिलने? परमेश्वरी थोड़ा सोचकर बोली, पिछले महीने, अनु की शादी से पहले, जब शादी के कार्ड देने गई थी। यह झूठ था और अनु को यह अच्छी तरह से पता था। उसकी माँ ने कभी ऊटी का रुख किया ही नहीं था, यह उसे अच्छे से मालूम था, लेकिन अभी को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने पहली बार अपनी माँ को संदेह भरी नज़रों से देखा। तुम्हारे तीनों सवाल के जवाब तो दे दिए ना, अब ये कॉलेज वॉलेज सब बंद। वो बस अब घर पर रहेगी, समझे? कॉलेज जाने की बात तो सोचना भी मत, परमेश्वरी ने धमकाने वाले आवाज़ में कहा। सभी ने हैरानी से आदि की ओर देखा और दुखी मन से अभी की ओर। अभी ने सीधा नजरें उठाकर आदि की ओर देखा। इसी का इंतजार करता हुआ आदि तुरंत खड़ा हो गया और बोला, ओह, तो जो आपने कहा वो सब सही था, है ना? परमेश्वरी थोड़ी सहम गई, लेकिन पहले उसके चेहरे पर घबराहट आने नहीं दिया। हाँ, जो मैंने कहा वो सही है। अपनी बेटी के बारे में मुझे नहीं पता होगा क्या? जो कुछ आपने कहा वो सब झूठ था। आपकी बेटी
माफ़ करना, मेरी पत्नी बीएससी नहीं पढ़ रही। और एक और बात, उसने 10th में 490 अंक हासिल किए थे। इतना कहकर आदि ने उसकी स्कूल की मार्कशीट सामने रख दी और आपने कहा कि आखिरी बार ऊटी पिछले महीने गई थी। सच तो यह है कि जब आपकी माँ का देहांत हुआ था तब आपकी बेटी सिर्फ 5 साल की थी और आप उसे वहाँ छोड़कर आ गई। इसके बाद आप या आपके पति ने कभी मुड़कर ऊटी की तरफ देखा तक नहीं। आदि की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि अभी को इतना नकारा जाएगा। सबने परमेश्वरी की ओर घृणा भरी नज़रों से देखा। आपने कभी उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाई तो आपको उसके नंबर या पढ़ाई के बारे में क्या पता होगा? क्या आपने ही अपनी कमाई से उसे पढ़ाया है? फिर भी परमेश्वरी अपनी अकड़ में बोली, देखने नहीं गए तो क्या, वैसे भी हम क्यों जाते? ऐसे अशुभ लड़की को देखने से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। इसलिए उससे दूरी बनाए रखना ही सही था। एक बार उसके पिता गए थे और उसी दिन उसका बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद कौन जाकर देखता? इसका मतलब ये नहीं कि हमने इसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं दिए। हमने भी मेहनत करके कमाया और इसे पढ़ाया। अब तक चुपचाप बस सब कुछ सुन रही अभी को गुस्सा आ गया। बस कीजिए, किसने किसे पढ़ाया? मैं चुपचाप सुन रही तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहेंगी। क्या आपने दिए हुए 1000 में मैं इतने सालों तक पढ़ी? उसकी आवाज़ ऊंची हो गई जिससे परमेश्वरी भी घबरा गई। क्या कह रही हो? तो फिर तुम्हें पढ़ाने वाला कौन था? मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ स्कॉलरशिप के सहारे पढ़ाई की है। इतने सालों तक तुम्हें स्कॉलरशिप दी? कौन था वो? अक्षय ने संदेह से पूछा। क्या तुमने कभी भगवान को अपनी आंखों से देखा है अक्षय? अक्षय ने सर हिलाकर नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा है। अगर वो ना होते तो शायद मैं आज इस दुनिया में ना होती। शायद अभी नाम की कोई लड़की ना होती। अभी की आंखों में आंसू छलक आए। वही मेरे ग्रैंडफादर, मेरे अभिभावक, मेरे भगवान, मेरे पिता, मेरे दोस्त, जो चाहो कह सकते हो। मेरे बाबा सलीम, उन्होंने ही मुझे बचपन से संभाला। जब मैं सिर्फ 5 साल की थी उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे दिए। जब मैं 10 साल की हुई तो वो मेरे अभिभावक बन गए। आज तक मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। अगर ऊटी में मुझे कोई भी छोटी सी परेशानी होती तो वो किसी भी हाल में दौड़ कर आते। और वो कोई करोड़पति नहीं, सिर्फ 2 कपड़ों की दुकान के मालिक हैं। आज मैं जहाँ भी खड़ी हूँ वो सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के। उन्होंने मुझे LKG से लेकर MBBS तक पढ़ाया। जो लोग अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे वह उनकी आखिरी बात सुनकर पूरी तरह से चौंक गए। परमेश्वरी और अनु भी एकदम हैरान रह गई। क्या कह रही हो भाभी? आप MBBS की पढ़ाई कर रही हो? इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ सभी लोग कमेंट्स कीजिएगा कहानी पे।